मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जो बचे हुए उदाहरण हैं आज की क्लास में पूरे हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने विविध प्रश्नावली के उदाहरण 41 से लेकर 48 तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें और कंप्लीट कर लें। आज की क्लास में ये पार्ट जो पढ़ा रहे हैं पहला संबंध एवं फलन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 3 आव्यूह स्टार्ट करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 49 उदाहरण विविध प्रश्नावली का। तो यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1, 2 एक समुच्चय दिया गया 1, 2 आगे लिखा है में ऐसी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या केवल 1 है। तो यहाँ पर आपको द्विआधारी संक्रिया केवल 1 बता रहा है। वैसे तो आपको पता है प्रश्नावली 1.4 में हमने द्विआधारी संक्रियाएं आपको कितनी बताई थी, पहले वीडियो में 8 बताई थी। तो यहाँ पर आपको द्विआधारी संक्रिया लेना है। जैसे हम आपको बता देते हैं स्टार, ये क्या है द्विआधारी संक्रिया। फिर ये संयोजन, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। अपर कैप, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। लोअर कैप, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। फिर प्लस, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। माइनस, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। फिर इनटू, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। ये भाग, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है केवल 1 है, कोई सी इसमें से आप ले सकते हो। फिर आगे लिखा है जिसका तत्समक 1 है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिद्ध करना है कि एक द्विआधारी संक्रिया आपको लेना है। फिर आपको सिद्ध करना है तत्समक अवयव क्या होगा, 1 होगा। आगे लिखा है जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है। तो यहाँ पर आपको 2 आंसर सीटें सिद्ध करना है। तत्समक अवयव 1 है, ये सिद्ध करना है, और 2 का प्रतिलोम 2 है, ये सिद्ध करना है। तो आप लोगों ने इस प्रकार का प्रश्न कहाँ पे हल किया था, कौन सी प्रश्नावली में बताइए। द्विआधारी संक्रियाएं आपको पता है कि प्रश्नावली 1.4 में इस प्रकार के प्रश्न हमने हल किए थे। तो इसलिए आपको हम हर क्वेश्चन या हर उदाहरण में यही बताते रहते हैं कि विविध प्रश्नावली अगर पढ़ना है अच्छे से तो प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 1.4 तक कंप्लीट होना चाहिए पहले। फिर उसके बाद आपको विविध प्रश्नावली के प्रश्न या उदाहरण आपको हल करना है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स प्रश्न होते हैं, समझना पड़ता है कि कौन सा प्रश्न किस प्रश्नावली से लिया गया है। तो हम आपको बताते रहते हैं कि जब 49 आप उदाहरण हल करोगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि इस प्रकार का प्रश्न जो है प्रश्नावली 1.4 में हल कर चुके हैं। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखेंगे 49 उदाहरण में। प्रश्नावली 1.4 में क्या बताया सबसे पहले, प्रतिचित्रण, यही बताया था। लेकिन प्रतिचित्रण के लिए आपको एक, यहाँ पे क्या लिखा केवल 1, तो आपको एक द्विआधारी संक्रिया ले लेना है, कोई सी ले लो इसमें से। फिर एक समुच्चय लेना है, फिर आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है। तो समुच्चय यहाँ पर 1, 2 दिया गया है, तो इसका नाम नहीं दिया गया, हम मान लेंगे, माना a बराबर। इसका हल देखिए आप लोग 49 उदाहरण। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, समुच्चय कैपिटल लेटर्स में ही मानना, आपको पता है। चाहे कैपिटल A मानो, चाहे कैपिटल B मानो, चाहे कैपिटल C मानो, चाहे कैपिटल X मानो, चाहे कैपिटल Y, लेकिन कैपिटल लेटर्स में ही आपको मानना है। हम यहाँ पर कैपिटल A मान लेते हैं, एक समुच्चय, ठीक है। फिर आपको एक द्विआधारी संक्रिया ले लेना है स्टार, प्रतिचित्रण लिख लेना है। तो प्रतिचित्रण कैसे आपको लिखना है, पहले द्विआधारी संक्रिया, फिर 2 दफ़े आपको समुच्चय लिखना है, एक रास ए, फिर आपको टेंस 2 के बाद में ए लिखना है, ठीक है। अब इन जो संक्रियाएं जो हमने आपको बताई हैं 8, ठीक है, तो एक आपको यहाँ पे दिख रही होगी स्टार, क्योंकि एक लेना है कोई सा। अब आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है तत्समक अवयव 1 और 2 का प्रतिलोम 2 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक रास ए की आंसर शीट निकालो। तो एक रास ए की आंसर शीट कैसे निकालोगे, ए का मान 2 दफ़े आपको ऐसे करके रख लेना है। टेंस टू ए का मान कितना है 1, 2 समुच्चय। अब इसके बाद आपको ये भी पता है कि समुच्चय और ये समुच्चय के बीच में क्या है, क्रॉस है। इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन हिंदी में अगर बोलेंगे कार्तीय गुणनफल।
तो कार्तीय जो है आपने गुणन सीखा था क्लास 11th में, आपने युग्म बनाए थे। तो यहाँ पर युग्म बनेंगे, देखो आप लोग, तो स्टार सच दैट जब हम गुणन करेंगे कार्तीय गुणन, तो आपको पता है कि 1 का इन दोनों में जब हम कार्तीय गुणन करेंगे तो युग्म मिलेंगे। 1 का 1 में कार्तीय गुणन 1 का 1, 1 का 2 में कार्तीय गुणन 1 का 2, 2 का 1 में कार्तीय गुणन 2 का 1, 2 का 2 में कार्तीय गुणन 2 का 2, फिर टेंस टू के बाद में यही समुच्चय आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है तत्समक अवयव 1, हेडिंग डालना है आपको तत्समक अवयव। आपको पता है तत्समक अवयव को किससे डिनोट करते हैं? ई से। तो ई का मान आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ई बराबर 1। अब आपको फार्मूला पता हो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए। ठीक है, तो इन दोनों के मान आपको निकालना है। क्या निकलना चाहिए? ए ही निकलना चाहिए। तभी आप बता सकते हो कि 1 जो अवयव है स्टार द्वि आधारित संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट आपको ए ही निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई है, तो ई का मान क्या है? 1। तो 1 देखो ऐसे कितने युग्म हैं जिसमें 1 है? एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 ऐसे युग्म हैं जिनमें क्या है? 1 है। तो इन्हीं पर हम काम करेंगे। पहला हमने क्या ले लिया? 1 स्टार 1 ले लिया, चाहो तो ए स्टार ई। ठीक है, फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला नहीं लिखेंगे, ये लिखो 1 स्टार 1। अब आपको पता है ए स्टार ई का मान क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो ए स्टार ई का मान ए आना चाहिए। तो ये क्या है? ए है और ये क्या है? ई है। तो ए ही आपको रखना है 1, ये पहला वाला। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? अब इसका मान निकालना है ए स्टार ए। फिर इसी को दोबारा लिखेंगे तो ये ई हो गया और ये क्या हो गया? ए हो गया। और इसकी बात करते हैं, ये ए है और ये ई है। तो आंसर शीट आपको ए लानी है, तो आगे वाला ही रखना है। अब यहाँ पे बाद वाला बराबर 1 रख लेना है। ये आपको समझाया है तीर लगा के, लेकिन आपको पेपर में ऐसे ना लिखना है, इसे हम रफ कर देते हैं, समझाने के लिए बताया है। अब आप लोग देखो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट दोनों की सेम है, तो आपको लिख लेना है दैट इज 1 स्टार 1 बराबर 1 स्टार 1 बराबर 1। ये तो सिद्ध हो गया क्योंकि यहाँ पर देखो ए ही लाना था। ठीक है, अब आपको दूसरा युग्म ले लेना है। कौन सा? ये तो हो गया 1, 2 जो दिया गया है। तो कैसे निकालना है? 1 स्टार 2। तो ये ए है, ये क्या है? ई है। आंसर शीट क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, तभी तो सिद्ध होगा। तो आपको 1 लिख देना है। अब फिर आपको ई स्टार ए, फिर इसे पलट देना है 2 स्टार 1। ये क्या हो गया? ई हो गया और ये क्या हो गया? ए हो गया। आंसर शीट क्या आना चाहिए? इतनी आना चाहिए। जो ए है 1 है तो 1 ही आपको रख देना है। अब देखो आंसर शीट बराबर है ना, तो अगर दोनों की आंसर शीट बराबर है तो आपको लिख देना है 1 स्टार 2, 2 स्टार 1 इक्वल 1 बॉक्स में। अब आपको ये वाला बचा है 2, 1। ठीक है, तो 2 स्टार 1 के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है? ई है। तो आंसर शीट क्या आएगी? ए आएगी। पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसके बाद आपको इसी को पलट देना है 1 स्टार 2, क्योंकि ए स्टार ई और ई स्टार ए और निकालना है। तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया? ई हो गया। तो आपको आंसर शीट ए ही रखना है। अब दोनों की आंसर शीट क्या आई? इक्वल है। तो आपको क्या लिखना है? 2 स्टार 1 बराबर 1 स्टार 2 बराबर आंसर शीट क्या आई है? 2 आई है। तो बॉक्स में ऐसे करके आपको बॉक्स यहाँ पे ले लेना है।
अब आपको बता देना है कि तत्समक अवयव क्या है, ये सिद्ध हो गया। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको कैसे लिखना है, हम आपको जैसा बता रहे हैं वैसा ही आप लोगों को लिखना है। अतः करके लिखना है यहाँ पे, अतः समुच्चय लिखना है ए में, स्टार स्टार का नाम लिख देना है द्विआधारी, फिर आपको संक्रिया लिखना है क्योंकि पूरा नाम क्या होता है, द्विआधारी संक्रिया। स्टार के लिए तत्समक अवयव 1 है, या अवयव ना लिखो क्योंकि यहाँ पर अवयव नहीं लिखा है, तो तत्समक 1 है, इतना ही केवल लिख देना है। अब आपको सिद्ध करना है 2 का प्रतिलोम 2 है, तो इसका भी आपको फार्मूला हम बता देंगे और ये भी हो जाएगा। अब आपको हेडिंग डालना है एक अवयव का प्रतिलोम, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिलोम लिखा है। अगर यहाँ पे व्युत्क्रम लिखा होता तो हम व्युत्क्रम लिखते हैं, जो प्रश्न में लिखा होता वही लिखो। एक अवयव का प्रतिलोम, यही आपको लिखना है। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि हमें सिद्ध करना है 2 का प्रतिलोम 2, तो यहाँ पर हम आपको फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला होता है ए स्टार वी, ठीक है, इसका मीन्स है ए का प्रतिलोम बी है, वी स्टार ए, इसका मीन्स है बी का प्रतिलोम ए है, बराबर ई। ठीक है, मीन्स इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या निकलना चाहिए, ई। तो ई का मान आपको पहले से पता है, हमने आपको ये भी बताया था प्रश्नावली 1.4 में, पहले वीडियो में ये बताया था अगर आपको मान निकालना पड़े व्युत्क्रम अवयव या आपको सिद्ध करना है तो ई का मान पता हो पहले से, तो यहाँ पर ई का मान 1 दे दिया गया, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए। तो यहाँ पर कितने युग्म यूज हो गए, 1 2 3, कौन सा बचा है 2,2, तो यही ले लेना है आपको। देखो ए स्टार बी है तो आपको 2 स्टार 2 लिख देना है। आंसर शीट आपको 1 ही लाना है क्योंकि तभी ये सिद्ध होगा 2 का प्रतिलोम 2, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है 1। ठीक है, फिर आपको बी स्टार ए का मान, इसे पलटना है, इसे पलटो, तो पलटने पर आपको वही मिलेगा, बाद वाला पहले पहले वाला बाद में, तो 2 स्टार 2 ही मिला। जब इसकी आंसर शीट आपने क्या लिखी, 1 लिखी ना देख कर, तो आपको 1 ही लिख देना है। फिर दैट इज आपको क्या लिखना है कि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या है, दोनों की 1, तो 2 स्टार 2 बराबर 2 स्टार 2 बराबर 1। ठीक है, 1 आ गया। अब आप लिख सकते हो अतः 2 का प्रतिलोम 2 है, तो कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। अतः सबसे पहले समुच्चय लिखो, समुच्चय ए में, फिर स्टार लिखो, स्टार द्विआधारी, स्टार का नाम आपको पता है द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया के लिए 2 का प्रतिलोम 2 है। ठीक है, ऐसे करके आपको सिद्ध करना है। ये तो हो गया, आप लोग नोट करो। अब आपको हम उदाहरण 50 हल करके दिखाएंगे, इसे जल्दी जल्दी नोट कर लो, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देखो, अगला जो उदाहरण 50 है इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे लिखा है तत्समक फलन IN, IN को हम कैसे पढ़ते हैं, समुच्चय n पर तत्समक फलन, फिर सच दैट n टेंस टू n, ये आपको n दिख रहा है कैपिटल N, किससे डिनोट है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आगे लिखा है पर विचार कीजिए जो IN x बराबर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n द्वारा परिभाषित है। ठीक है, आगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि यद्यपि IN आच्छादक है किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन इतना आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो आपको
पहली जो प्रतिचित्रण यहाँ पे दिया है, ठीक है, और आपको एक रिजल्ट भी दिया गया है, इस प्रतिचित्रण के सामने ये रिजल्ट आपको लिखना है और इस रिजल्ट को आपको सिद्ध करना है कि आच्छादक है। और आगे जो प्रतिचित्रण है दूसरी, इसके लिए ये रिजल्ट दिया गया है, ये बताना है आपको आच्छादक नहीं है। तो आपको आयन दिख रहा है, यही सिद्ध करना है। आयन जो होता है समुच्चय n पर तत्समक फलन। तो सबसे पहले आपको ये पहचान लेना है, इस प्रकार का प्रश्न आपने कहाँ हल किया था बताइए, एक एकी और आच्छादक प्रश्नावली 1.2 में इस प्रकार के प्रश्न आपने हल किए थे। तो प्रश्नावली 1.2 अगर कंप्लीट नहीं की है तो कर लेना, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते थे प्रश्नावली 1.2 में, प्रतिचित्रण ही लिखते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया है प्रतिचित्रण और ये भी दिया गया है, 2 प्रतिचित्रण यहाँ पे दे दी गए हैं। लेकिन पहले हम ये प्रतिचित्रण लिखेंगे और इसको पहले हम सिद्ध करेंगे आच्छादक है। तो देख लो इसका हल। प्रतिचित्रण, ठीक है, आयन सबसे पहले आपको लिखना है आयन, ठीक है, सच दैट n टेंड्स टू n। फिर इसके बाद में आपको in x बराबर क्या है, x है। फिर फॉर एवरी के बाद में जो लिखा है x बिलोंग्स टू n, इसका मीन्स है x जो अवयव है वो किस में बिलोंग है, कैपिटल N में, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है आयन आच्छादक है। तो सिद्ध करने से पहले आपको प्रश्नावली 1.2 में 2 टाइप बताए थे, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि एक टाइप से ये जो 50 उदाहरण है हल हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं दोनों टाइप, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में हमने हर प्रश्न में आपको 2 टाइप बताए थे। पहला टाइप देख लीजिए, समुच्चय लिख देते हैं यहाँ पे। समुच्चय जो है यहाँ पर परिमित लिख देते हैं, परिमित समुच्चय। चलो स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमने लिखा है समुच्चय। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर प्रश्न में आपको समुच्चय परिमित समुच्चय मिल जाए तब आपको प्रश्न किस प्रकार से हल करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझ लेना है। तो प्रश्न को तीर आरेख द्वारा हल करेंगे। तो पहला टाइप हो गया, आपने समझ लिया है। अब दूसरा टाइप देखो आप लोग, समुच्चय अपरिमित समुच्चय। ये हमने इसलिए लिखा है दूसरा प्रकार, अगर प्रश्न में समुच्चय आपको कैसा दिख जाए, अपरिमित समुच्चय दिख जाए, तब आपको प्रश्न किस प्रकार से हल करना है, जैसा हम बता दें वैसा ही आप लोग सीख लेना है। तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे, ठीक है। दोनों आपने टाइप सीख लिए प्रश्नावली 1.2 के। अब आपको समुच्चय देखना है जो यहाँ पे लिखा है पहले और बाद में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कैपिटल N बराबर 1, 2, 3, 4, 5, आगे कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आपको समुच्चय कैसा दिख रहा है बताइए आप लोग। यहाँ पर चलो 3 अवयव ले लेते हैं। ये समुच्चय आपको कैसा दिख रहा है, परिमित दिख रहा है कि अपरिमित दिख रहा है? तो मेरे हिसाब से हमने जो देखा यहाँ पे समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। तो आपको देख लेना है कौन सा इसमें टाइप फिट बैठेगा। ये दूसरा टाइप फिट बैठेगा क्योंकि अपरिमित समुच्चय है। अब आपको फार्मूले से ही
प्रश्न को हल करना है। मीन्स है आच्छादक के लिए फार्मूला आपको पता है, हम आपको लिख देते हैं y इक्वल एफ एक्स, यही फार्मूला होता है आच्छादक के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है फलन यफ है, लेकिन यहाँ पर जो फलन क्या है, तत्समक फलन है समुच्चय n पर। तो यफ के स्थान पर आपको in ही रखना है, चेंज कर लेना है। जो भी फलन होता है उसी फलन का यूज करते हैं फार्मूले में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, in(x), ठीक है। ये फार्मूला हम आच्छादक के लिए यूज करते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये जो बाद वाला समुच्चय है इसका हम यूज करते हैं आच्छादक के लिए, जो y के लिए समुच्चय है। अब आपको ये भी पता है ये फार्मूला क्या बताता है, x का मान y के पदों में निकालो, ठीक है। तो y बराबर in(x) का मान देखो x है, तो x का मान y के पदों में। अब जो x की आंसर शीट आई है y, अगर देखा जाए x की जो भी आंसर शीट आए वो पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि पहला वाला जो समुच्चय है किसके लिए होता है, x के लिए होता है। तो x की जो आंसर शीट आई है y, तो पहले वाले समुच्चय में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर y के मान यहाँ से ले लें, कुछ भी ले लो, x की जो आंसर शीट आएगी पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग करेगी हर एक मान तो आच्छादक फलन होगा। तो आपको बता देना है बिलोंग्स टू en, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना है in क्या है, आच्छादक फलन। तो x की जो आंसर शीट है वो पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर हमने बिलोंग्स टू लिख दिया। अब आपको बताना पड़ेगा कि y के ऐसे कितने मान ले लें, चाहे जितने ले लो, ये तो अपरिमेय समुच्चय है। तो अपरिमेय समुच्चय ज़्यादा मान नहीं लेंगे। हमने आपको प्रश्नावली 1.2 में यही बताया था, जब भी आपको समुच्चय मिल जाए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो बहुत सारी आपको यहाँ पर संख्याएं मिलेंगी। समुच्चय n में संख्या नहीं बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, अपरिमेय समुच्चय है। तो आपको ज़्यादा नहीं, 2 अवयव पर ही काम कर लेना है। अदर जो अवयव हैं उसके लिए इत्यादि लिख देंगे। 2 मान पर ही ये पता लग जाएगा कि x की जो आंसर शीट आएगी वो बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। और आपको पहले ही बता देंगे कि यहाँ पर सिद्ध कीजिए लिखा है आच्छादक फलन, सिद्ध करना है। तो x की आंसर शीट बिलोंग करेगी पहले वाले समुच्चय में, लेकिन आपको बता देना है, देखो y का मान बाद वाले समुच्चय से लेना है। यहाँ पे देखो y बराबर आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब y का मान यहाँ पे रखो, x की आंसर शीट क्या निकली, 1 निकली। तो ये 1 इसमें बिलोंग करेगी, करेगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है ना। अब y का मान अगर हमने 2 ले लिया बाद वाले समुच्चय से, अब x की आंसर शीट निकालो, y का मान यहाँ पे 2 रखो, तो x की आंसर शीट कितनी निकली, 2। तो इसमें बिलोंग करेगी, करेगी, तो बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब आपको इत्यादि लिख लेना है, क्योंकि अपरिमेय समुच्चय बहुत सारे अवयव मिल जाएंगे। तो हमने बताया था 1 और 2 पर फिक्स मान आपको बताए थे प्रश्नावली 1.2 में। तो 2 मान पर ही आपको चेक कर लेना है। अगर दोनों आंसर शीटें इसमें बिलोंग करेंगी तो ये x की आंसर शीट y जो है आपको दिख रही है ये भी बिलोंग करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी x का मान निकाला है या x की जो भी आंसर शीट निकाली है वो पहले वाले समुच्चय में दोनों ही बिलोंग करेंगे। इसी के हिसाब से हम बोल देते हैं कि जो x की आंसर शीट y है ये भी बिलोंग करेगी n में। जब बिलोंग करेगी n में तो आपको बता देना है डायरेक्ट कि in क्या होगा, फलन, आच्छादक फलन होगा। अगर यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ जाता मीन्स बाई चांस 2 आंसर शीट निकली हैं, अगर बाई चांस एक आंसर शीट अगर इनमें से n में बिलोंग नहीं करती तो आच्छादक फलन नहीं होता। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है। बाई चांस इनमें से कोई सा आंसर शीट तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है मीन्स, तो बता सकते हो कि in क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। लेकिन प्रश्न में लिखा है सिद्ध कीजिए in आच्छादक है। तो आपको ये भी आंसर शीट देखना पड़ती है, फिर उसके बाद ये भी आंसर शीट देखना पड़ती है।
पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगी, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में लिखा सिद्ध कीजिए। जब ये आंसर शीट x की कुछ भी हो इसमें बिलोंग करेगी तो डायरेक्ट आपको लिख देना है कि in जो फलन है आच्छादक फलन है। तो कैसे लिखना है, अतः in एक आच्छादक फलन है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो, ये तो हो गया। अब दूसरी प्रतिचित्रण हम लिखेंगे और आच्छादक नहीं सिद्ध करेंगे। तो देख लो आप लोग, यहाँ पर in प्लस in, यहाँ पे एक in और प्लस कर लो, और यहाँ पर क्या होगा in प्लस in बराबर क्या होगा 2x, ठीक है। सब कुछ सेम है, इसमें भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। आच्छादक नहीं सिद्ध करना है तो इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि अब आपको मान बताया है फलन का 2x बताया है। देखो हम आपको बता देते हैं, ये फार्मूला आपको कैसे लगाना है। यहाँ पर देखना है फलन क्या है in प्लस in, तो in प्लस in ये आपको फार्मूले में यूज करना है। अब इसका मान देखो कितना दिया गया 2x। ये फार्मूला क्या बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो, तो x बराबर क्या निकलेगा y/2। अब जो x की जो आंसर शीट आई है y के पदों में, कहने का मतलब है जो भी आई हो x की आंसर शीट वो पहले वाले में बिलोंग नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आच्छादक आपको नहीं सिद्ध करना है, तो नॉट बिलोंग्स टू पहले वाला समुच्चय, ठीक है। अब आपको ये बताना पड़ेगा ये जो x की आंसर शीट आई है वो इसमें बिलोंग क्यों नहीं करेगी। तो आपको अब अवयवों में बता देंगे। जैसे ये तो आंसर शीट जो आई है y के चर में आई है, तो डायरेक्ट आपने बता दी ये आंसर शीट जो है x की पहले वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि प्रश्न में बोला सिद्ध कीजिए, आच्छादक नहीं है। तभी आपने डायरेक्ट बता दिया ये x की आंसर शीट पहले वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगी। लेकिन आपको बता देना है क्यों नहीं करेगी। आपको पता है आच्छादक के लिए बाद वाला समुच्चय यूज करते हैं, तो y का मान आपको लेना है। आपको हमने ये वाली जो प्रतिचित्रण थी हल की थी, यहाँ पर क्या बताया था, फिक्स मान 1 और 2 पे चेक करेंगे। आपको ये भी पता है कि बाद वाला समुच्चय जो है आपरमेय समुच्चय, बहुत सारे अवयव मिलेंगे, तो बहुत सारे अवयव पर काम नहीं करेंगे, केवल 2 अवयव पर काम करेंगे, और 2 से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो आंसर शीट है वो पहले वाले समुच्चय में बिलोंग क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे y का मान अगर 1 ले लो, x की आंसर शीट निकालो, y का मान यहाँ पे रखो 1/2, 0.5, ये 0.5 जो है आंसर शीट इसमें बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या है, इसीलिए बिलोंग नहीं करेगी। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं आप लोग जानते हो 1 से शुरुआत होती है। देखो यहाँ पे कहीं दशमलव वाली दिख रही, नहीं दिख रही, तो ये आंसर शीट n में बिलोंग नहीं करेगी। अब 2 पर काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रश्नावली 1.1 में हमने यही बताया था, जब आंसर शीट बिलोंग नहीं करती है तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर इत्यादि लिख देना है। इत्यादि क्यों लिखते हैं आपको पता है, जो अदर अवयव है ना उनके लिए लिख देते हैं, ठीक है, आपरमेय समुच्चय इसीलिए। अब आपको डायरेक्ट लिख देना है ये जो in प्लस in है आच्छादक फलन नहीं है, अतः in प्लस in एक आच्छादक फलन नहीं है। चाहे डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके, आच्छादक फलन नहीं है। नोट कर लो आप लोग, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है, नोट करो जल्दी। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला उदाहरण 51 हल करके आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ो 51 जो उदाहरण है उसमें क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। आप लोग देख लो, उसको समझो
और देखो क्या हमसे मांगा गया है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, साथ साथ आप लोग ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ठीक है। फलन एफ का मान दिया गया है साइन एक्स। कहता है द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट, ये जो अंतराल आपको दिख रहा है ये बंद अंतराल है, दोनों तरफ क्या है, बड़ा सा ब्रैकेट है, बंद अंतराल बोलते हैं। इसका मतलब है जब भी 0, π/2, इसका मीन्स है बाउंड्री पर जो भी कोण दिए गए वो भी लेंगे और बीच में जो कोण आएंगे वो भी लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बताइए, परिमित समुच्चय है कि अपरिमित? अपरिमित समुच्चय, बहुत सारे मिलेंगे 0 और 90 के बीच में कोण। जैसे 0 और 90 के बीच में आपने देखा होगा 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, यही आपने देखा होगा। और भी होते हैं दशमलव में, ठीक है। तो ये अपरिमित समुच्चय है और टेंस टू के बाद में क्या है, अपरिमित समुच्चय है। आगे लिखा है जी एक्स बराबर कॉस एक्स है, द्वारा प्रदत्त फलन सेम टू सेम है, प्रतिचित्रण, ठीक है। कहता है पर विचार कीजिए कि एफ तथा जी एक ही है। तो विचार करना है आपको कि एफ तथा जी एक ही है या नहीं है। आगे लिखा है परंतु एफ प्लस जी एक ही नहीं है। तो यहाँ पर विचार करना है और यहाँ पर पहले से बता दिया है कि हमने विचार किया तो एफ और जी क्या है, एक ही है, और एफ प्लस जी क्या है, एक ही नहीं है, ठीक है। तो आपने इस प्रकार का प्रश्न कहाँ पे सीखा था, उदाहरण 51 जो हल कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 में ही सीखा था। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है जब हल करेंगे, प्रतिचित्रण, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में सबसे पहले आपने यही सीखा था कि प्रतिचित्रण सबसे पहले लिखना होता है। तो 51 देख लीजिए उदाहरण, यहाँ पे प्रतिचित्रण लिखो सबसे पहले फलन एफ में। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फलन एफ में आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है 0, π/2, ठीक है, बंद अंतराल है, टेंस टू आर। फिर आपको जी फलन में लिख लेना है, 2 फलन दिए गए हैं और आपको ये भी पता है जो रिजल्ट दिया जाता है प्रतिचित्रण के सामने ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो प्रतिचित्रण है फलन एफ में है, तो फलन एफ की आंसर शीट आपको इसके सामने ही लिखना है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जी फलन में प्रतिचित्रण बाद में आपको दिख रही है, तो जी फलन का मान इस प्रतिचित्रण के सामने ही आपको लिखना है। अब आपने विचार कर लिया कि दोनों ही क्या हैं, एक ही हैं। तो सबसे पहले आपको हमने इसमें बताया था कि 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार। तो 2 प्रकार में आपने यही सीखा था कि पहले प्रकार में अगर प्रश्न में समुच्चय परिमित है तो आपको तीर आरेख द्वारा प्रश्न हल करना है। अगर प्रश्न में जो समुच्चय दिए गए हैं पहले और बाद में अगर अपरिमित है तो फार्मूले से ही आपको हल करना है। तो ये समुच्चय अपरिमित है और ये भी है, क्योंकि 0 और 90 के बीच में आपने 3 कोण देख लिए, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, लेकिन दशमलव में भी कोण होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बंद अंतराल, ये भी अपरिमित समुच्चय, बहुत सारे कोण मिलेंगे। और ये आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, बहुत सारी आपको संख्याएं मिलेंगी। तो दोनों ही क्या हैं, अपरिमित समुच्चय हैं। तो आपको फार्मूले से ही हल करना है, ठीक है। बात आती है एक का फार्मूला आपको पता है, प्रश्नावली 1.2 में हमने ये फार्मूला बताया था, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर ली होगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि विविध प्रश्नावली में मिक्स प्रश्न होते हैं। तो आपको फार्मूला लगा लेना है, पहले एफ जो है एक ही बताना है। तो fx1 इक्वल fx2 बताना है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है विचार कीजिए। विचार में ये होता है क्या पता है एफ एक ही होगा या नहीं होगा, जी एक ही होगा या नहीं होगा, एफ प्लस जी एक ही नहीं है या है। विचार का मतलब ये होता है। तो ये फार्मूला एक के लिए है, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, फलन एफ चेक करेंगे एक ही है या नहीं है। फिर आपको ये भी पता है लास्ट लाइन
हम आपको बता देते हैं लास्ट लाइन आपको कितनी लाना है। तो x1 इक्वल x2, फिर फॉर एवरी x1 कामा x2, ये किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में। क्योंकि जो प्रतिचित्रण में, इसे हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये हो गया, फिर आपको हम बताएंगे क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, रफ कर देते हैं। लास्ट उदाहरण बचा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो कहाँ पे थे, फॉर एवरी के बाद में जो लिखा होता है अवयव, ये अवयव किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले समुच्चय में। क्योंकि पहला समुच्चय जो होता है हम यूज करते हैं एकेकी के लिए, जो x के लिए होता है, ठीक है। तो पहले वाला समुच्चय ही आपको रख देना है, 0, π/2। तो लास्ट लाइन आपको बता दी है, इतनी ही लाना है। फिर आपको चेक करना है यहाँ पर बराबर आएगा या नहीं आएगा। अगर बराबर आएगा तो f जो है एकेकी फलन होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो f एकेकी फलन नहीं होगा। तो पहले हम क्या करें, लास्ट लाइन इतनी लाएंगे, fx1 का मान रखो sin x1, ठीक है, fx2 का मान यहीं से रखो sin x2। अब दोनों साइड से हम क्या करेंगे, साइन से साइन हटा देंगे। ज़रूरत पड़ती है, जैसे कभी कभी आपने सीखा होगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेते हैं या दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हम हटा भी सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है x1 और x2 की। तो साइन से साइन हम हटा देंगे दोनों पक्षों से, तो x1 बराबर क्या आएगा, x2 आएगा। फिर फॉर एवरी हमने बताई थी लास्ट लाइन इतनी ही आपको लाना है, और एकेकी के लिए पहले वाला जो समुच्चय है वही यूज करते हैं। तो यही लिख लो 0, π/2। बॉक्स में इसे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बराबर आ गया, कैसे आया हम आपको बता देते हैं। हमने फार्मूला लगाया, फिर हल किया, ये बराबर आ गया। अभी ये क्लियर नहीं है बराबर आएगा या नहीं आएगा, चेक करके देखेंगे। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। पहला जो समुच्चय होता है वो एकेकी के लिए हम यूज करते हैं। तो x का मान आप ले लो, कुछ भी ले लो, 0 और 90 भी ले सकते हो, बीच वाले जो कोण होते हैं वो भी, तो दशमलव वाले को छोड़ के। तो यही ले लो, बाउंड्री पर जो कोण है यही ले लो। तो रेडियन में आपको दे दिए गए हैं, इसको क्या बोलते हैं, 0 अंश, और अगर इसे हटा दें तो 0 बोलेंगे। रेडियन में डिग्री हटा देते हैं, ठीक है। x का मान 0 ले लिया। अब आपको फलन की आंसर शीट निकालना है, इसको यहाँ पे रखो। तो f0 बराबर क्या आएगा, sin 0। sin 0 का मान क्या हुआ, 0 हुआ। अब x का मान और लेना है पहले वाले से, क्योंकि ये क्या है, अपरम्य समुच्चय, बहुत सारे कोण मिल जाएंगे। तो बहुत सारे कोण मिलेंगे तो आपको पता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा नहीं, 2 मान ले लो, 2 मान से आपको पता लग जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। और जो भी बचे हुए हैं उनके लिए हम इत्यादि लिख देंगे। देखो कैसे, x बराबर 0 पर फलन की आंसर शीट निकाल ली है। x बराबर 90 अंश, इससे बोलते हैं π/2 को 90 अंश। अब π/2 पर फलन का मान निकालना है, तो यह π/2 sin π/2, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आपको हमने बताया था कि इत्यादि लिख देना है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोण अभी बचे हुए हैं। तो 0 और 90 पर बताया है, पता लग जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। तो आपको आंसर शीटें देखना है, यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं आंसर शीट, ये अलग अलग आंसर शीट हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा। बाई चांस अगर यहाँ पर 0 है, अगर यहाँ पर 0 आता तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल होता है तो f क्या होता है, एकेकी फलन नहीं होता है। लेकिन आंसर शीट आपको क्या दिख रही हैं, अलग अलग दिख रही हैं यहाँ पे। जब अलग अलग दिख जाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा। जब बराबर आएगा तो f क्या होगा, एकेकी फलन होगा। तो डायरेक्ट आपको लिख देना है, इम्प्लाई दैट करके लिखो, ठीक है। f एक एकेकी फलन है। इसे जल्दी नोट करो। अब आपको हम बताएंगे g फलन चेक करके कि एकेकी होगा या नहीं होगा।
इसी में हम काम कर लेते हैं, ठीक है। प्रतिचित्रण में हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, फार्मूला यही रखेंगे, केवल और केवल यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस। तो आपको पता है लास्ट लाइन इतनी ही लाना है, और आपको ये भी पता है ये जो है आगे वाला समुच्चय अंतराल है, लेकिन समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है x के लिए भी होता है, क्योंकि x का मान हम लेते हैं और चेक करेंगे बराबर आएगा या नहीं। तो यहाँ पर cos से cos हटा दिया दोनों पक्षों से, तो लास्ट लाइन आ गई इतने। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर बराबर कैसे आया, फार्मूला लगाया, हल किया, बराबर आ गया। ये क्लियर नहीं है बराबर आएगा या नहीं, चेक करना है। जैसे ये चेक किया f फलन के लिए, वैसा ही चेक करना, 0 90 पे ही चेक करो। तो यहाँ पर g रख लेना है और यहाँ पे cos कर लेना है। cos 0 का मान बताइए कितना हुआ, 1, ठीक है। यहाँ पर g कर लेना है और यहाँ पे cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आंसर शीट आपको क्या दिख रही है, अलग अलग दिख रही है। जब अलग अलग दिख जाए यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा। बराबर आएगा तो g क्या होगा, एक एक ही फलन होगा। तो यहाँ पर f की बजाय आपको g कर लेना है, g एक एक ही फलन है। अब इसे जल्दी से नोट करो, और ये नोट ना करना, ठीक है, ये तो हमने समझाया है। तो f और g दोनों ही क्या है, एक एक ही फलन है। अब आपको f प्लस g जो है एक एक ही फलन नहीं है, ये भी चेक करना है या नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला बदल जाएगा। अब इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग क्या करो, जो हम रफ कर रहे हैं इसे नोट कर लिया करो, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, f प्लस g, ठीक है। तो फार्मूला आपको यहाँ पर f प्लस g ले लेना है, f प्लस g लेना है, और यहाँ पर क्या आएगा, x1 आएगा, और यहाँ पर f प्लस g, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x2 आएगा। और अगर देखा जाए प्रतिचित्रण, f प्लस g की प्रतिचित्रण तो लिखी ही नहीं है, f की अलग लिखी और g की अलग लिखी। तो आपको f प्लस g की प्रतिचित्रण और लिख लेना है, क्योंकि आपको चेक भी करना है। तो कहाँ से करोगे, तो f प्लस g जब हम जोड़ेंगे, ये तो ऐसे रहेगा 0, π/2, ठीक है। चाहो तो ये भी जुड़ जाएगा 0, π/2, यहाँ पे 2r हो जाएगा, क्योंकि जब जोड़ेंगे ये भी जुड़ेगा ना, और ये भी जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 2r, ये भी हो जाएगा 2 कर लो, ठीक है, एक जैसे है ना। तो 2 कर लो बाहर, 0, π/2, टेंस टू क्या होगा, 2r होगा। तो f प्लस g का मान भी आप लोग निकालो, क्या आएगा आप लोगों को पता है, इन्हें जोड़ो, sin x प्लस का cos x, यही रहेगा। अब फार्मूला लगा लो, आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो होता है उसी के लिए फार्मूला यूज करते हैं। अब आपको ये भी पता है लास्ट लाइन कितनी आएगी, x1 इक्वल x2, फिर फॉर एवरी x1 कामा x2, ये किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में। क्योंकि एकाकी के लिए क्या होता है, आगे वाला जो समुच्चय होता है ये x के लिए होता है, ठीक है, और एकाकी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फार्मूला तो आपने लगा लिया, लास्ट लाइन आपको पहले से पता रहती है। फिर आपको यहाँ पर चेक भी करना होता है बराबर आएगा या नहीं आएगा। बराबर आएगा तो एक एक ही फलन होगा f प्लस जी, अगर बराबर नहीं आएगा तो f प्लस जी एक एक ही नहीं होगा। तो अब आपको आंसर शीट रखना है, देखो साइन x1 प्लस कॉस x1, ठीक है। अब x2 है ना यहाँ पे, तो जहाँ पे x है आपको x2 रख लेना है, साइन x2 प्लस कॉस x2, ठीक है। अब साइन जो आपको दिख रहे हैं इस तरफ, उस तरफ और इस तरफ साइन दिख रहे हैं, इन्हें दोनों को पास पास जो एक जैसे हैं। तो देखो हम आपको बता देते हैं, साइन x1 माइनस का साइन x2, ठीक है। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो कॉस x2 माइनस का कॉस x1, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन
सी माइनस साइन डी, ये आपको याद कर लेना है, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फार्मूला आपको पता हो क्योंकि हम यूज करेंगे। कॉस वाला फार्मूला पता हो, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। लास्ट में याद रखना, यहाँ पे सी माइनस डी होता है, यहाँ पे डी माइनस सी होता है, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब इसको रफ कर देते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत है, इसे भी रफ कर देते हैं। पता तो है आपको कि एफ प्लस जी बताया एक एक ही नहीं है, फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा, विचार करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फार्मूला जब लगाएंगे तो 2 cos, यहाँ पे देखो 2 cos x1 प्लस x2 अपॉन 2 फिर इंटू साइन x1 माइनस x2 अपॉन 2 बराबर में आपको cos c माइनस cos d का यूज करना है। 2 साइन x1 प्लस x2 अपॉन 2 इंटू साइन, यहाँ पर देख लो आप लोग x2 पहले है तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, x1 पहले लिखो चाहे x2, लेकिन आपको पता है कि जब फार्मूला लगाते हैं d माइनस सी होता है तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आपको रख लेना है, ठीक है। अब आपको कॉमन लेना है, 2 से 2 कैंसिल करना है। इतना याद रखना है जिसमें चर है वो पद कैंसिल नहीं होगा, संख्याएं कैंसिल कर सकते हो। अब इस तरफ आपने देखा कॉमन साइन x1 माइनस x2 अपॉन 2, इस तरफ भी, तो अगर चाहो तो डायरेक्ट कॉमन ले लो x1 माइनस x2 अपॉन 2। फिर आपको यहाँ पर देख लेना है क्या बचेगा, cos x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसको जब इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन चला गया, यही बचा x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है। अब आपको पता है इसके बराबर 0 होगा और इसके बराबर 0 होगा। हम आपको बता देंगे कि किसके बराबर 0 होगा, किसके बराबर 0 नहीं होगा। तो साइन x1 माइनस x2 अपॉन 2 बराबर क्या ले लिया, 0, और इसके बराबर हमने नॉट इक्वल 0 ले लिया। बता देंगे नॉट इक्वल क्यों आया, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट इक्वल 0। ये नॉट इक्वल 0 इसलिए लिखा, आपको चेक करके हम आपको बता देंगे कि इसकी आंसर शीट जो है 0 नहीं आएगी बराबर में। पहले हम क्या करेंगे, x1 का मान निकालेंगे तभी तो चेक कर पाओगे। तो ऐसा करो, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन, दोनों तरफ लाओ तभी तो हटा सकते हो साइन से साइन। ये 0 जो है साइन की साड़ी में कितने का मान होता है, साइन 0 का मान होता है। अब साइन से साइन दोनों तरफ हटा देंगे तो क्या निकलेगा, x1 माइनस x2 अपॉन 2 बराबर 0, 2 का इंटू करेंगे तो x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2, ठीक है। तो रफ कार्य आपको बता देते हैं, रफ कार्य करके इसके बराबर 0 क्यों नहीं आया। ये x1 और x2 है ना बराबर में, x1 की आंसर शीट इसमें रखो LHS में, देखो 0 आएगा या नहीं आएगा, cos x2 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे लिख देते हैं साइन x2 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। अब जब जोड़ेंगे x2 प्लस x2 कितना होगा, 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x2 आएगा। यहाँ पर भी जोड़ेंगे, अंश में आपको क्या मिलेगा, 2x2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, साइन x2 मिलेगा। तो ये आपस में कटेंगे नहीं, ठीक है। तो नॉट इक्वल क्या आएगा, 0, और यहाँ पर लिख देना है नॉट इक्वल RHS। तो आंसर शीट 0 नहीं आई है, इसीलिए नॉट इक्वल हमने लिखा था, ठीक है। अब इसे रफ कर देते हैं, ये तो रफ कार्य है समझाने के लिए। वैसे आप लोग क्या करो, इसे लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट समझ लेना है। अब इसके बाद आपको बताएं, हमने क्या बताया, लास्ट लाइन बताए थे। तो x1 कामा x2 ये किस में बिलोंग करेंगे,
पहले वाले समुच्चय में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बॉक्स ले लेना है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं, मझले वाले कोष्टक में ही आपको चेक करना है। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। कैसे आपको चेक करना है ये आपको पता है। एकाकी के लिए आगे वाला जो समुच्चय होता है वही आपको यहाँ पे रखना पड़ा, तो आपको यहीं से चेक करना है। देखो ज़्यादा नहीं, x का मान 1 ले लो, 0 ले लो, ठीक है। 0 पर चेक करो। अब 2 का इंटू हुआ है, अगर आपने x का मान 0 ले लिया, बहुत सारे मिलेंगे 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा 0 में करो तो 0 तो मिलेगा। तो अब f प्लस जी का मान निकालो, तो साइन 0 और प्लस कॉस 0। बताओ साइन 0 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 का मान 1, तो 1 मिला। ये जो आंसर शीट आई है ऐसे ही रखो। अब x का मान कितना ले लें बताइए आप लोग। अगर हम π/2 ले लें x का मान, और चाहो बीच में ले लो 30 अंश ले लो, x का मान π/6 ले लो, ठीक है। f प्लस जी का मान निकालो π/6, क्योंकि अंतराल में मिल जाएगा ना। अब आपको यहाँ पे रख लेना है साइन π/6 प्लस कॉस π/6, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और इसका √3/2, 1 प्लस √3/2, ठीक है। अब आपको इत्यादि लिख देना है। क्या लिखना है? इत्यादि, क्योंकि आपको ये भी पता है बहुत सारे कोण मिलेंगे ना। इत्यादि इसलिए लिख दिया है, बहुत सारे कोण मिलेंगे, केवल 2 आपको चेक करना है, कोई से उठा लो। अब आंसर शीट देखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस √3/2। आंसर शीट आपको अलग अलग दिख रही है, अलग अलग दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा बराबर आएगा। अगर बाई चांस आंसर शीट यहाँ पे 1 है, बाई चांस यहाँ पे 1 आ जाती, तो यहाँ पे क्या होता नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल होता तो f प्लस जी जो है एक ही फलन नहीं होता। तो यहाँ पर एक ही फलन और ले लो, क्या पता, क्योंकि आपको वहाँ पे नहीं जो था प्रश्न में विचार करना था नहीं, तो चाहो तो और मान रख सकते हो, क्योंकि हमने 2 मान बताए थे। अगर 90 ले लें 90 पे आ जाएगा बराबर, ठीक है। भाई सोचना पड़ता है इसमें। x के मान 2 ले लें, तो ऐसे ले लो जिससे क्या पता बराबर आ जाए। आंसर शीट बराबर आएगी तभी तो नॉट इक्वल आएगा, या आंसर शीट बराबर। यहाँ पे तो आंसर शीट बराबर नहीं दिख रही थी, क्योंकि आपको पता था कितना आया था यहाँ पे 1 प्लस का √3/2। लेकिन अगर एक आंसर शीट और ले लें हम π/2 मिलेगी ना, क्योंकि 0 से लेके पाई तक अगर गुणा हम कर रहे हैं इसमें 0 से लेके पाई तक 90 मिलेगा, तो π/2 रख लो। तो यह प्लस का जी π/2 रखो, साइन 90 और प्लस का कॉस 90। साइन 90 का मान 1 हुआ, कॉस 90 का मान 0, तो 1, ठीक है। अब आपको इत्यादि लिख देना है, इसे भी रफ कर देते हैं। इत्यादि आपको पता है क्यों लिखते हैं, बहुत सारे कोण हैं इसीलिए आपको इत्यादि लिख देना है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर 2 ऐसे मान हैं क्या जो एक जैसे हैं। 2 आंसर शीटें देखना है एक जैसी। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एक जैसी हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा नॉट इक्वल आएगा। जब नॉट इक्वल आएगा तो एक ही फलन नहीं होगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है, अतः f प्लस जी एक ही नहीं है। तो आप लोग इसे नोट करो, ठीक है। ये तो हो गया है। अब विविध प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 अवयव स्टार्ट करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा, तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।